यस फ्रेंड्स, तो हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे स्टडी की है। अब हमने पहले स्कैटर डायग्राम मेथड देखा, देन वी हैड सीन द कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। नाउ वी आर कमिंग टू लास्ट मेथड, दैट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। ओके, अभी समझो। इन केस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग इनकेपेबल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, दे आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कार्ल पियर्सन मेथड में हम ऐसे वेरिएबल्स को कैलकुलेट करते थे, ऐसे वेरिएबल का कोरिलेशन फाइंड करते थे दैट वेरिएबल हैज सम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल रुपीज़ हो गया, वेट हो गई, हाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया। सो ये सारा का सारा जो वेरिएबल्स है, ऑल दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग क्वांटिफाइड, वो उसको हम क्वांटिटी में दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाले वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मीन्स जिसकी हम क्वालिटीज नहीं निकाल सकते। ओके, जैसे कि स्किल हो गई, जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, जैसे कि भाई एक आर्ट फॉर्म हो गया, जैसे कि डांस है। तो भाई हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि भाई कौन कितना डांस अच्छा कर रहा है, उसको कोई क्वांटिफाई हम नहीं कर सकते। तो उसको क्या करना होता है, उसको हमको रैंक देना होता है। उसको हम रैंक दे सकते हैं कि भाई किस परफॉर्मर ने अच्छा डांस किया, हम उसको रैंक दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। सो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड ऐसी जगह पर काम आता है व्हेन वी कैन नॉट और वेरिएबल आर इनकेपेबल, देयर इज अ इनकेपेबिलिटी ऑफ क्वांटिफाई। ओके, इनकेपेबिलिटी, हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते डेटा को, मीन्स क्वालिटेटिव नेचर के डेटा। So correlation coefficient obtained using such ranks was first suggested by Charles Spearman. ओके, चार्ल्स स्पीयरमैन ने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो इट इज नॉन एज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड के नाम से ये मेथड जाना जाता है। If there is more dispersion among the values of two variables, rank correlation is preferred over Karl Pearson's coefficient as it is more stable about dispersion. देखो, इफ देर इज मोर डिस्पर्जन अमंग द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स, मीन्स कोई भी दो वेरिएबल्स हो, उसके बीच का जो डिस्पर्जन है, ओके, मीन्स जो डेटा का जो स्प्रेड है, डेटा का जो डिस्पर्जन है वो बहुत ज़्यादा हो, उस केस में रैंक कोरिलेशन मेथड इज मोर प्रीफर्ड, वो ज़्यादा प्रीफर्ड रहता है कार्ल पियर्सन मेथड के कंपैरिजन में, बिकॉज ये मेथड बहुत स्टेबल है अबाउट डिस्पर्जन। या डिस्पर्जन के हिसाब से बहुत स्टेबल है। यहाँ पे हम डेटा को रैंक देंगे। ओके, सो जो डिस्पर्जन है वो यहाँ पे हट इसको स्टेबल बना देता है ये मेथड। अभी फार्मूला क्या रहेगा इस मेथड का? सो फार्मूला टू फाइंड रैंक कोरिलेशन, अगेन रैंक कोरिलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम आर से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे फार्मूला विल बी 1 माइनस, पहले हम 1 फिर माइनस करेंगे ये पूरा टर्म, दैट इज 6 सिग्मा डी स्क्वायर होल अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। एन यानी जाहिर सी बात है ऑब्जर्वेशंस रहेंगे। ओके, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है वेरिएबल वो रहेगा। 6 एक कांस्टेंट है, तो फिर ये सिग्मा डी स्क्वायर क्या है इसके बारे में हमको जानना है। ओके, सो सबसे पहले हम डी को जानेंगे कि भाई डी क्या है। सो डी कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई। हम वेरिएबल एक्स को यहाँ पे रैंकिंग देंगे जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वेरिएबल वाई को भी हम यहाँ पे रैंकिंग देंगे जैसे 5 4 3 2 1 या जो भी रैंकिंग आता। सो जब हम रैंक दे दें उसके बाद यहाँ पे जो एक्स के वेरिएबल्स को रैंक देंगे उसको हम आर एक्स बोलेंगे, और जो वाई के वेरिएबल को रैंक देंगे उसको हम बोलेंगे आर वाई। ओके, और फिर इसका डिफरेंस मीन्स डिफरेंस ऑफ रैंक, ये डिफरेंस कैसे मिलेगा? तो आर एक्स माइनस आर वाई करेंगे हम। यहाँ पे जो रैंक होगा फॉर एग्जाम्पल 5, यहाँ पे रैंक होगा 3, तो 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2। तो हम इस तरह से यहाँ पे रैंकिंग जो हमने दी होगी उसका डिफरेंस निकालेंगे। सो डिफरेंस डी इक्वल्स टू आर एक्स माइनस आर वाई। ओके, दैट इज द डिफरेंस ऑफ रैंक्स बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई। ओके, सो
ये जो हमको डिफरेंस का कॉलम मिलेगा उसका नेक्स्ट कॉलम में हम स्क्वायर करेंगे, दैट इज डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर मिलेगा, उसका जो टोटल होगा उस टोटल को हम सिग्मा डी स्क्वायर बोलेंगे। ओके, सो इट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। सो जो डिफरेंस ऑफ रैंक मीन्स हमने जो डी फाइंड किया उसका जो स्क्वायर्स है मीन्स डी स्क्वायर, जो हमको वैल्यू मिलेगी कॉलम उसका समेशन मीन्स उसका टोटल, दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर। तो वो यहाँ पे हमको चाहिए कैलकुलेशन में। ओके, सो फॉर्मूला फॉर रैंक कोरिलेशन इज आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, आर बी क्लियर? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे देखो, ये तो फॉर्मूला अभी क्या हो सकता है कि भाई रैंक्स में कोई टाई हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि भाई सेकंड रैंक है वो दो पर्सन्स के बीच डिवाइड हुआ, मीन्स दोनों को सेकंड रैंक आया, दोनों को सेकंड रैंक मिला, तो ये टाई हो गई ना, सेकंड रैंक के लिए टाई हो गई। तो उस केस के अंदर इफ टाई अकर्स इन रैंकिंग, जब हम वेरिएबल्स को रैंक देंगे उसमें अगर कोई मानो टाई हो गई वेरिएबल्स के बीच, सो वी एड करेक्शन फैक्टर्स दैट इज नॉन एज सी एफ टू द फॉर्मूला। तो हम जो फॉर्मूला है उसमें करेक्शन फैक्टर ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आएगा, आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस ये करेक्शन फैक्टर, ये जो करेक्शन फैक्टर है उसको ऐड कर देंगे। ओके, एंड सेम फॉर्मूला होल अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। सो अभी समझो ये सी एफ करेक्शन फैक्टर क्या रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे हम देखते हैं। करेक्शन फैक्टर सी एफ इक्वल्स टू एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12, क्या रहेगा, एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12 फॉर ईच रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस। मीन्स जितने भी ऑब्जर्वेशंस के बीच टाई रहेगी वो हर एक ऑब्जर्वेशंस के लिए आपको ये सी एफ फाइंड करना होगा, और फिर ये जो आपको हर एक ऑब्जर्वेशंस का जो मिलेगा उसका आपको टोटल करना होगा। आगे जाके वी विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज के सम्स, तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही क्लियर तरीके से आपको पता चल जाएगा। सारे किस्म के हम सम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। सो एम क्या है, सो एम इज नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल कि सेकंड रैंक के लिए देर आर 3 ऑब्जर्वेशंस, तीनों के तीनों ऑब्जर्वेशंस को सेकंड रैंक मिलना चाहिए। सो उसका मतलब कि जो सेकंड रैंक के लिए जो ऑब्जर्वेशन है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। सो यहाँ पे हम 3 क्यूब माइनस 3 अपॉन 12 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोई ऑब्जर्वेशन फिफ्थ रैंक है तो फिफ्थ रैंक के लिए 2 ऑब्जर्वेशन है, सो वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ फिफ्थ रैंक, सो यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 करेंगे। और सेकंड रैंक के लिए 3 ऑब्जर्वेशंस एंड फिफ्थ रैंक के लिए 2 ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो दोनों का हमको जो कैलकुलेटेड करेक्शन फैक्टर मिलेगा उसका हम यहाँ पे सम करेंगे, उसका टोटल करेंगे एंड वो टोटल हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इन इक्वेशन। ओके, सो इस तरह से विल बी फाइंडिंग द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, अभी इस मेथड के लिमिटेशंस एंड मेरिट्स के बारे में हम बात करें। सो मेरिट्स में इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड कोर ऐसा कोई साइंस नहीं है कि कोई ना समझ में आए, इट इज़ वेरी इजी एंड कैलकुलेशन भी में इतना भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, डिफ़िकल्ट पोर्शन नहीं है। ओनली मेथड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, इट इज़ द ओनली मेथड, मेन बेनिफिट मेन मेरिट ये है कि भाई इट इज़ द ओनली मेथड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। जब क्वालिटेटिव डेटा हो तब आपको रैंक ही देना होगा, क्योंकि आप जो भी क्वालिटीज है उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकोगे। तो उस केस के अंदर इट इज़ द ओनली मेथड, ये आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करके देगा। इफ मोर डिस्पर्जन और एक्सट्रीम्स आर देयर देन इट इज मोर प्रिफर्ड ओवर कार्ल पियर्सन। ये भी हमने एक पॉइंट देखा था, आपको 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि भाई ये मेथड इज मोर प्रिफर्ड ओवर कार्ल पियर्सन अगर डिस्पर्जन या एक्सट्रीम्स का प्रेजेंट हो। ओके, एक्सट्रीम मीन्स 2 लार्ज ऑब्जर्वेशन 2 स्मॉल ऑब्जर्वेशंस अगर रहेंगे या फिर डेटा आपका डिस्पर्स्ड रहेगा तो उस केस में इट इज द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड। देन एज लिमिटेशन के बारे में देखते हैं। एज रैंक्स आर यूज लेस एक्यूरेट देन कार्ल पियर्सन, हम ओरिजिनल जो वेरिएबल्स है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उस वेरिएबल्स को हम रैंकिंग देते हैं, सो रैंक यूज करते हैं। सो एक हिसाब से आप अगर सोचिए तो इट इज़ लेस एक्यूरेट देन कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन के मुकाबले ये थोड़ा सा लेस एक्यूरेट रहेगा। ओके,
इट इज टेडियस टू असाइन रैंक्स टू द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्वेशंस बहुत लार्ज होंगे तब इट इज़ अ टेडियस टास्क कि भाई आप किस तरह से रैंक दोगे। इट इज़ अ टायरसम, भाई आप रैंक देते देते थकते हो। ओके, आपको मीन्स इट विल बी फीलिंग सम टायर्डनेस आ जाएगी, आप कितने को रैंक दोगे। इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका डेटा रिलेटेड टू बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तब आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नो प्रीडिफाइंड कैलकुलेशन रिगार्डिंग बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये सारा का सारा स्फीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड के बारे में था। अभी लास्ट थियरी पॉइंट जो हमको एक देखना है, दैट इज पॉइंट 2.9 आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया है। इट्स प्रिकॉशन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी समझो, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि भाई ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको प्रिकॉशन रखना, ओके, जहाँ पे आपको प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। ओके, प्रिकॉशंस रखने होंगे। सो प्रिकॉशंस इन इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जब आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट को इंटरप्रेट करोगे तब कौन से प्रिकॉशंस आपको रखने होंगे। सो फर्स्ट इज दैट आर इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर कोरिलेशन। आर क्या है, क्योंकि वो जो लीनियर कोरिलेशन है उसका मेजरमेंट करके देता है, उसका स्ट्रेंथ बताता है हमको, भाई कोरिलेशन कितना स्ट्रेंथ है। ओके, कोरिलेशन की इट डज नॉट इंडिकेट अबाउट कॉज इफेक्ट रिलेशन और विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड कौन सा इंडिपेंडेंट है। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो बाउंड्री है वो वहां तक ही रहेगा कि भाई वो दोनों के रिलेशन, लीनियर रिलेशन का स्ट्रेंथ दिखाता, वो ये नहीं दिखाता कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्राइस और डिमांड के बारे में बात करें, सो वो प्राइस और डिमांड का रिलेशन देगा। अभी प्राइस डिपेंडेंट है या डिमांड डिपेंडेंट है, प्राइस इंडिपेंडेंट है या डिमांड इंडिपेंडेंट है, वो हमको नहीं बताएगा। या कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं बताएगा कि भाई प्राइस के कारण डिमांड में कोई अमाउंट का वेरिएशन आ रहा है या फिर डिमांड के कारण प्राइस में कोई चेंजेस आ रहा है। सो ये एग्जैक्टली हर एक सिचुएशन में ये हमको कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं बता सकता, ना कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है वो बता सकता है। सो ये एक आपको चीज़ इंटरप्रिटेशन करते समय आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, समटाइम्स वैल्यू ऑफ आर इज क्लोज टू 1 बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स, तो टू वेरिएबल्स में नॉट बी कोरिलेटेड। कई बार आप जब काले पियर्सन मेथड्स के प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका डेटा इस तरह से प्लॉट किया हुआ होगा कि भाई आपको जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस आर का जो वैल्यू है वो नियर टू 1 मिलेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भाई दोनों फैक्टर्स, दोनों वेरिएबल्स जो है वो वेरिएबल्स कोरिलेटेड है। ओके, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ऐसा हम नहीं बोल सकते, बिकॉज क्योंकि भाई कोई सम अदर फैक्टर, कोई थर्ड फैक्टर के कारण ये चेंजेस हुआ हो वेरिएबल्स के बीच। मीन्स देयर कैन बी इनडायरेक्ट चेंजेस। ओके, कोई भी इनडायरेक्ट अदर फैक्टर्स के कारण भी यहाँ पे चेंजेस हो सकता हो। तो इसके कारण आर का वैल्यू अगर 1 के नज़दीक आए तो उसका एक ही मतलब नहीं है कि भाई बोथ आर देयर इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ओके, कोई थर्ड फैक्टर के कारण भी ये चेंजेस हुए होंगे। नेक्स्ट, व्हेन आर इज 0 वी कैन ओनली से दैट देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन। जब आर का वैल्यू हमको 0 मिलेगा तो हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कि देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि however then can be a non-linear correlation between two variables। non-linear correlation हो सकता है उस वेरिएबल्स के बीच, लेकिन लीनियर कोरिलेशन नहीं है। ओके, क्योंकि आर इज बेस्ड ऑन लीनियरिटी। ओके, भाई कोरिलेशन लीनियर है कि नहीं है। नेक्स्ट प्रिकॉशन, last precaution, that if R is computed for bivariate data relates to particular region, time or class, its interpretation is limited to that region or time or class. It cannot be extended to other region or other class or other time। उसका मतलब ये हुआ कि जब आपने कोरिलेशन फाइंड किया हो कोई भी वेरिएबल्स के बीच में, तो वो वेरिएबल्स कोई पर्टिकुलर रीजन के होंगे या फिर पर्टिकुलर टाइम के होंगे या फिर पर्टिकुलर क्लास के लिए होंगे। तो उस सेम रीजन, उस सेम क्लास और उस सेम टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो दूसरे वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर आप ये कंक्लूजन नहीं
ला सकते कि भाई इस रीजन, इस टाइम और इस क्लास का कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये है, तो उसके लिए भी वो एप्लीकेबल होगा। नहीं, आपको सेम रीजन, सेम क्लास, सेम टाइम का जो इंटरप्रिटेशन आपको जो आता है दैट इज रिलेटेड टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वो उस रीजन, उस टाइम, उस क्लास तक ही लिमिटेड रहेगा। अगर आपको दूसरे रीजन, फर्दर दूसरे क्लास या दूसरे टाइम पीरियड का वेरिएबल्स को आपको कोरिलेशन जानना हो, तो वो वेरिएबल्स के लिए आपको अलग से आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर आप इंटरप्रिटेशन अलग से कर रहा होगा। मीन्स आप सेम इंटरप्रिटेशन दूसरे रीजन, दूसरे क्लास या दूसरे टाइम के ऊपर आप एक्सटेंड नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पे ऐसी स्थिति है, आर का इंटरप्रिटेशन ऐसा निकल रहा है तो वहाँ पे भी ऐसा होगा। नहीं, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स से आपको ध्यान रखने होंगे। पहला पॉइंट हमने ये देखा कि भाई आर सिर्फ स्ट्रेंथ दिखाता है लीनियर रिलेशन का, ऐसा नहीं देखा था कि भाई कौन सा पैरामीटर है वो कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं देखा था, मीन्स कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है वो नहीं दिखा था। देन हमने सेकेंड पॉइंट देखा कि भाई समटाइम्स आर की वैल्यू एक्स मीन्स विल बी नियरर टू वन, क्लोज टू वन, बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर, कोई दूसरे थर्ड फैक्टर के कारण ये वन हो सकती है। उसका मतलब ये नहीं कि भाई बोथ वेरिएबल्स आर ऑलवेज कोरिलेटेड। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आपको वेरिएबल्स को स्टडी करना होगा। when r equals to 0 we can only say that there is no correlation। okay, नो लीनियर कोरिलेशन, हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि भाई लीनियर कोरिलेशन नहीं है, नॉन लीनियर कोरिलेशन शायद हो सकता है। ओके, सो ये इंटरप्रिटेशन में आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ आर इज कंप्यूटेड फॉर बाइवेरिएट डेटा, वो एक पर्टिकुलर रीजन, टाइम या क्लास के ऊपर आपने कैलकुलेट किया है, सो वो इंटरप्रिटेशन उस रीजन, उस क्लास या उस टाइम के लिए ही है। फॉर अदर रीजन, फॉर अदर क्लास, फॉर अदर टाइम यू कैनॉट एक्सटेंड दैट इंटरप्रिटेशन। आपको दूसरे तरह से वो मीन्स आपको दूसरे वो सारे के सारे डेटा के लिए आपको आर कंप्यूट करना पड़ेगा, और फिर उसका जो इंटरप्रिटेशन आता है दैट विल बी एप्लीकेबल एंड दैट विल बी वैलिड। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आपको प्रिकॉशंस में ध्यान रखने होंगे। हमने यहाँ पे टोटल 9 टॉपिक्स कवर किए हैं। ओके, मेथड से लेके फिर प्रॉपर्टीज देखी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, और फिर सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं। ये सारे के सारे जो नोट्स है दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम टेलीग्राम चैनल। एंड ऑल्सो ये दिस ऑल द नोट्स इज़ वेरी मच इनफ फॉर थियोरी क्वेश्चंस। कोई भी थियोरी क्वेश्चंस हो, आप ये नोट्स रीड कर लोगे, ये 10 पेजेस की नोट्स हैं, ये 10 पेज में आपका सारा का सारा चीज़ आ जाएगा, कवर हो जाएगा सारा क्वेश्चन। सो ये इस तरह से ही प्रिपेयर किया गया है। अब नाउ नेक्स्ट लेक्चर्स में वी विल बी सॉल्विंग सम्स रिलेटेड टू दिस स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, एंड देन अपन सेक्शंस पे आगे जाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।